नमस्कार। हम हैं आदित्य और सौम्या। और आपका स्वागत है घटना चक्र के इस नए और ज्ञानवर्धक सफर में। नमस्कार। आज हम स्वदेशी आंदोलन के दो बहुत ही खास पहलुओं पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास जो विश्लेषण है वो ये दिखाता है कि कैसे इस आंदोलन ने एक तरफ तो हमारे अपने कारीगरों और उद्योगों को जैसे दोबारा जिंदा किया, सही। और दूसरी तरफ राष्ट्रीय शिक्षा परिषद बनाकर तालीम यानी शिक्षा के मैदान में भी एक नया रास्ता खोला। बिल्कुल। और क्योंकि आजकल आत्मनिर्भरता की इतनी बात हो रही है, तो ये मुद्दे और भी प्रासंगिक हो जाते हैं। हाँ, सही कहा। तो हमारा मकसद आज यही समझना है कि स्वदेशी आंदोलन ने सिर्फ आर्थिक ही नहीं बल्कि बौद्धिक स्तर पर भी आत्मनिर्भरता की नींव कैसे डाली। जी, ये सिर्फ विदेशी सामान का बॉयकॉट नहीं था, है ना? ये एक बनाने की, कुछ निर्माण करने की कोशिश भी थी। चलिए, तो पहले बिंदु से शुरू करते हैं। जो देशी शिल्प और उद्योग थे, उनको कैसे दोबारा जान मिली? नारा तो बहुत साफ था, स्वदेशी अपनाओ, विदेशी त्यागो। हाँ, नारा सीधा था और इसका असर काफी गहरा पड़ा, खासकर उन चीजों पर जहां भारत की पुरानी कारीगरी थी। जैसे हथकरघा कपड़ा हो गया, रेशम की बुनाई, चमड़े का काम है, मिट्टी के बर्तन, यहाँ तक कि छोटे लेवल पर स्टील बनाने की भी कोशिशें हुई उस वक्त। अच्छा। हाँ, और आंकड़े भी हैं इसके। हाँ, मैंने देखा, विश्लेषण में कुछ आंकड़े दिए हैं। अगस्त 1905 से अगस्त 1906 के बीच, मतलब एक साल में ही विदेशी सूती कपड़े का आयात कोई 13 से 26% कम हो गया। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी गिरावट थी उस जमाने के हिसाब से। और जूतों वाला आंकड़ा तो और भी ज्यादा है शायद। हाँ, वो तो और भी चौंकाने वाला था। जूतों का आयात मतलब इम्पोर्ट करीब 50 से 70% तक कम हो गया। 50 से 70%? बाप रे। हाँ, तो इससे लगता है कि शायद कुछ चीजों के लिए अपने यहाँ विकल्प ज्यादा आसानी से मिल गए होंगे, या फिर लोग उनको अपनाने को ज्यादा तैयार थे। ये दिखाता है कि स्वदेशी का असर जमीन पर अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग था। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि जो हमारे स्थानीय कारीगर थे, छोटे कारखाने थे, उनको तो सीधा फायदा पहुंचा, उन्हें काम मिला, आमदनी बढ़ी। निश्चित रूप से उनके लिए ये एक बहुत बड़ा आर्थिक सहारा था। कई जगहों पर तो जो करगे बंद पड़े थे वो फिर से चलने लगे। अच्छा। तो ये सिर्फ पैसे की बात नहीं थी, ये उनके हुनर, उनकी पहचान को दोबारा एक तरह से इज्जत देने जैसा था। एक तरह का कह सकते हैं आर्थिक राष्ट्रवाद पनप रहा था। तो ये तो हुआ आर्थिक मोर्चा, लेकिन स्वदेशी की लड़ाई सिर्फ बाजार तक ही नहीं रुकी, है ना? शिक्षा के मैदान में भी एक बड़ी पहल हुई थी, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद। सही कहा, बिल्कुल। क्योंकि देखिए, आर्थिक आत्मनिर्भरता तो ठीक है, पर उसके साथ साथ बौद्धिक और सांस्कृतिक आत्मनिर्भरता भी उतनी ही जरूरी समझी जा रही थी। हाँ। और इसी सोच के साथ 1906 में कलकत्ता में, जो अब कोलकाता है, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई। ये स्वदेशी आंदोलन की जैसे एजुकेशनल विंग थी। अच्छा, तो ये एक तरह से जो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम था उसके दबदबे को सीधी चुनौती थी। मतलब एक अपना सिस्टम बनाने की कोशिश जो हमारे जरूरतों, हमारे विचारों पर आधारित हो। बिल्कुल, परिषद का उद्देश्य यही था कि ऐसी शिक्षा दी जाए जो लिटरेचर हो, साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, सब राष्ट्रीय तर्ज पर हो। जोर अपनी भाषाओं पर था, भारतीय नजरिए पर था। मतलब विज्ञान और तकनीक भी पढ़ाओ, लेकिन भारत के संदर्भ में। ये सिर्फ एक ऑल्टरनेटिव स्कूल सिस्टम नहीं था, ये एक तरह से वैचारिक आजादी या कहें मानसिक स्वराज पाने की कोशिश थी। और इसी से जुड़ा शायद तकनीकी शिक्षा पर भी जोर था। विश्लेषण में इसका जिक्र है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 1906 में ही बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट भी बना। अच्छा, उसी साल? हाँ, उसी साल। ये दिखाता है कि सिर्फ पारंपरिक ज्ञान नहीं, बल्कि जो मॉडर्न टेक्निकल एजुकेशन है उसमें भी आत्मनिर्भर बनना है, ताकि देश के औद्योगिक विकास के लिए अपने लोग तैयार हों। अच्छा, जैसे वीओ चिदम्बरम पिल्लई और सतीश चंद्र मुखर्जी। जी हाँ, ये वो लोग थे जिन्होंने इस वैकल्पिक शिक्षा के आइडिया को हकीकत बनाने में अहम भूमिका निभाई। सतीश चंद्र मुखर्जी तो डॉन सोसाइटी के जरिए पहले से ही राष्ट्रीय शिक्षा के लिए काम कर रहे थे और एनसीई की स्थापना में उनका रोल सेंट्रल था। और पिल्लई? वीओ चिदम्बरम पिल्लई ने तो कमाल ही किया था, तमिलनाडु में स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी बनाकर। वो आर्थिक स्वदेशी के बड़े झंडा बरदार थे, तो उनका समर्थन भी बहुत मायने रखता था। और ये सब हो रहा था एक खास राजनीतिक माहौल में। मतलब ये याद रखना जरूरी है कि स्वदेशी आंदोलन का जो फौरी कारण था वो 1905 में लॉर्ड कर्जन का बंगाल विभाजन का ऐलान था। बिल्कुल, उसी विभाजन ने पूरे देश में, खासकर बंगाल में, जबरदस्त गुस्सा पैदा किया।
और स्वदेशी आंदोलन उसी गुस्से का एक सकारात्मक, एक कंस्ट्रक्टिव रूप बनकर उभरा। मतलब बाइकॉट के साथ साथ अपना कुछ खड़ा करना। हाँ, बहिष्कार तो था ही, लेकिन साथ में अपने उद्योग और अपने शिक्षा पर जोर देना, ये उस विरोध को एक पॉजिटिव दिशा देने की कोशिश थी। तो अगर हम आज की इस बातचीत को समेटें तो कह सकते हैं कि स्वदेशी आंदोलन सिर्फ विदेशी चीजों का विरोध नहीं था। इसने दो बड़े काम किए। एक, हमारे स्थानीय उद्योगों और कारीगरों को नई जिंदगी दी। हाँ, और दूसरा, ब्रिटिश शिक्षा के मुकाबले एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की एक मजबूत नींव रखी। एकदम सही। इसने आर्थिक और शैक्षिक दोनों मोर्चों पर आत्मनिर्भरता का एक ब्लूप्रिंट पेश किया। एक तरह से ये दिखाया कि राजनीतिक आजादी की लड़ाई के साथ साथ आर्थिक और बौद्धिक आजादी भी उतनी ही जरूरी है। इसने हमें अपनी ताकत, अपने ज्ञान पर भरोसा करना सिखाया। और ये बात तो आज भी उतनी ही सच लगती है, खासकर जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं। बिल्कुल। और यहीं पर शायद हमारे सुनने वालों के लिए एक सोचने की बात भी है। हाँ, सही कहा। मतलब ये विश्लेषण हमें सोचने पर मजबूर करता है कि उस वक्त स्थानीय उत्पादन और राष्ट्रीय शिक्षा पर जो जोर दिया गया, उसकी लंबे समय तक चलने वाली विरासत क्या रही। आज जब हम आत्मनिर्भरता के रास्ते ढूंढ रहे हैं, तो 100 साल से भी पहले के उन अनुभवों से, उनकी सफलताओं से और शायद उनकी कुछ विफलताओं से भी हम क्या सीख सकते हैं? क्या वो आज भी हमारे लिए कोई सबक रखते हैं?